कोरोना वायरस से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हम देश और दुनिया के जाने माने ऐसे विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो लगातार कोरोना बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। हम सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी लगातार बदल रही है, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के सबसे पहले आपको बता दें, न्यूज़ मेकर ऑफ द डे हैं ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर नदीम ज़हावी, जिनके ऊपर पूरे ब्रिटेन की आबादी की टीकाकरण की जिम्मेदारी है। उनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन शुरू होने की प्रक्रिया को कैसे किया जा रहा है, किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और सबसे पहले रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने मंजूरी के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसे फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से और डेटा मांगा है। दोनों कंपनियों से यह कहा गया है कि उनके वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर, उनकी एफिकेसी या प्रभाव को लेकर और आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध करवाएं। फाइजर की एप्लीकेशन पर इसलिए कोई विचार नहीं हो पाया क्योंकि अमेरिका के विशेषज्ञों के वहां पर मौजूद नहीं थे और कंपनी ने प्रेजेंटेशन के लिए अभी और वक्त मांगा था। कहा यह भी जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में अप्रूवल के लिए अर्जी दे रखी है, तो ब्रिटेन से मंजूरी मिलने तक यहां पर जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इंतजार करना चाहती है। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर राजीव सेठ हैं, वैक्सीन एक्सपर्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर नई दिल्ली में। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा हैं, वैक्सीन ट्रायल्स में विशेषज्ञ हैं और सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्नई में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, दोनों वैक्सीन जो है फिलहाल भारत बायोटेक वाले और सीरम इंस्टीट्यूट वाले, उन दोनों को कल मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या मंजूरी नहीं मिलने का मतलब ये तो नहीं कि वैक्सीन में कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए इसको आसान कर दें कि ये जो कल मंजूरी नहीं मिली है ये प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे किस तरह से पालन किया जाता है। अदिति, ये हम बोलना चाहते हैं कि इट्स नॉट दैट जे वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला, वैसा नहीं है। द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, हम लोग जब ड्रग्स का ट्रायल करते हैं, DCGI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, दैट इज द मोस्ट एपेक्स बॉडी, वो हम लोग को अप्रूवल देते हैं। इस अप्रूवल के लिए प्रोसीजर है। अप्रूवल पाने के लिए हमको पूरा पेपर्स जमा करना है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, सेफ्टी डेटा का। अगर सब पेपर सही ढंग से आप जमा किए हैं, सब अप्रूवल लेटर्स आपके पास है, तब DCGI नोट करेगा, ओके चलिए अप्रूव है। कल क्या हुआ, बोथ हमारा वो सीरम इंस्टीट्यूट का, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का पेपर्स पूरा नहीं था एंड भारत बायोटेक का फेज 3 का स्टडी नहीं था। उसलिए DCGI कल बताया कि दोबारा आ जाइए, प्लीज सबमिट द पेपर्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हम लोग को सेफ्टी डेटा सबमिट करिए, हम लोग को इम्यूनोजेनिटी सबमिट करिए, और इसके साथ साथ वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ये भी बता चुके हैं कि आपका UK का अप्रूवल का पेपर सबमिट करिए। इसी वजह से कल का कोई डिसीजन नहीं ले गया। इसके मतलब नहीं है कि वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ, बिकॉज द कंपनी पूरा पेपर सेफ्टी डेटा सबमिट नहीं किया है, उसलिए द ओपिनियन इज एट होल्ड। दोबारा मिलने के लिए बोले हैं सब पेपर लेकर के। बिल्कुल। फाइजर वैक्सीन में क्या हुआ था, फाइजर वैक्सीन नो रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग जब वैक्सीन ट्रायल के लिए जाते हैं फ्रॉम द कंपनी, कोई ना कोई रहना चाहते हैं क्योंकि काफी सवाल पूछते हैं, काफी डाउट्स रहता है, तो नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फाइजर, उसके लिए उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। सो यस्टरडेज मीटिंग नथिंग वाज डिसाइडेड बिकॉज हमारा ये सब कंपनी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अप्रूवल। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव सेठ, आप भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। जिस तरह से डॉक्टर अनीता ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मंजूरी की बात अभी है नहीं, अभी फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है मंजूरी देने के लिए और उसमें अभी और उनसे डेटा यहाँ पर मांगा गया है। डॉक्टर राजीव, यहाँ पर हम जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उनका 3rd फेज का ट्रायल हो चुका है, भारत बायोटेक का अभी चल रहा है, लेकिन अभी आंकड़े सामने नहीं आए हैं। क्या आपको लगता है कि आंकड़ों को लेकर थोड़ी और पारदर्शिता की जरूरत है ताकि समझा जा सके कि किस तरह का डेटा निकलकर सामने आ रहा है, किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, जो भी साइंटिफिक प्रक्रिया होती है और जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, जो अनीता जी ने बहुत विस्तार में आपको ठीक तरह बताया है, वो फॉलो होना चाहिए। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिकेसी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फेजेस होते हैं ट्रायल के, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, और जो ट्रायल्स चल रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग शांत रहें और इसकी प्रक्रिया को जाने दीजिए।
क्योंकि ये एक इतना बड़ा इसका मुद्दा बना के इसको डेली इसको फॉलो करना और प्रेशर डालना एक हम सब के लिए नहीं ठीक है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ऑल द अदर थिंग्स जो हमारे पास आज हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजेशन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना और जो सेफ्टी हाइजीन के प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करना। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। और अगर वैक्सीन आ भी गई, मान लीजिए कल अप्रूवल मिल गया और परसों वैक्सीन का पहला डोज किसी को मिल गया, तो क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान में 35 to 50% लोगों को जब तक ये पूरी वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं और सारी कंट्री में कोविड एलिमिनेट नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, इसमें लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं। और जितनी भी वैक्सीन आपने मेंशन करी हैं, जैसे कि आपकी कोविशील्ड वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन, आईसीएमआर की, भारत बायोटेक की बहुत अच्छी वैक्सीन, एटलीस्ट ये टेम्परेचर स्टेबल हैं। जो फाइजर की वैक्सीन है -70 में रखी जाती है, उसको लॉजिस्टिक्स इंडिया में चैलेंजेस आएंगे, इंडिया में इतनी ट्रायल्स भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी है। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट इस समय कर रही है बड़ा अच्छा काम कर रही है। और अभी जो सारे मैं एक नॉन प्रॉफिट भी चलाता हूं और हम लोग गांव में मेवात में भी काम कर रहे हैं जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और सब जगह हर एक जगह इसकी बहुत प्लानिंग चल रही है एट द बॉटम मोस्ट लेवल्स। जी डॉक्टर अनीता, आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि और किस तरह के चैलेंजेस आपको लग रहे हैं हमारे देश में फिलहाल मंजूरी मिलने तक जो स्थितियां सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी सेफ्टी को लेकर भी और डेटा मांगा गया है, एफिकेसी को लेकर भी डेटा मांगा गया है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर लोगों में डर भी है कि भले ही थोड़ा लेट आए लेकिन जो वैक्सीन आए वो पूरी तरह से सेफ हो। ये एकदम ठीक बताया आपने। हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा सही ढंग से। जब वैक्सीन आएगा वो इट शुड बी सेफ फॉर द ह्यूमन काइंड। सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। फाइजर वैक्सीन में अगर आप न्यूज पढ़े होंगे तो दिखाई दिया है कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे रहा है। सो अभी यूके में बताया गया है जिसको एलर्जी है तो ये वैक्सीन नहीं लेना है। वो धीरे धीरे न्यूज आते रहते हैं कि करने के लिए। सो जल्दीबाजी नहीं करना है। माय कोलीग व्हाट एवर ही सेड, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आप कंटिन्यू करिए, वैक्सीन को आने दीजिए, उनके सही ढंग से आएंगे। जब कंप्लीट सेफ है तब हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सेरम इवन दिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, हमारे चेन्नई में एक मरीज को थोड़ा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, पता नहीं है वैक्सीन से हुआ कि दूसरा ए से हुआ। वो भी कल मांगा गया था DCGI में बताना है। हम लोग जब ड्रग ट्रायल करते हैं कभी कभी मरीज बीमार हो जाता है, बट वो ड्रग से कोई संबंध नहीं है, दूसरा कारण से। बट हम लोग को पेपर सबमिट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, बताना है कि वैक्सीन अच्छा है और इससे कुछ नहीं हो रहा है। So, जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आते हैं, आई थिंक हम लोग को थोड़ा रुक करके जाना है। लाइफ कंटिन्यू करिए जैसे हम लोग करते रहते, वेट फॉर द वैक्सीन, अ सेफ वैक्सीन। बिल्कुल, और जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और इंतजार करने में शायद कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र, डॉक्टर राजीव सेठ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमसे जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो थोड़ा और इंतजार अभी करना होगा। सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर अभी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जो है उनको और डेटा देना है। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी है जो उस पर फैसला लेगी कि मंजूरी देने में कितना वक्त लेना है। टॉप स्टोरी 2 का अब हम जिक्र करने जा रहे हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कैसी चल रही है प्रक्रिया, क्या दिक्कतें हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर नदीम जहावी। डॉक्टर नदीम, आपसे सबसे पहले हम यहाँ पर यही जानना चाहेंगे कि ब्रिटेन में सभी उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी? एक टाइमलाइन नहीं बता सकते, सिर्फ एक वैक्सीन फाइजर के साथ काम कर सकते हैं। जब तक मुझे पता चलता है कि किसी दूसरे वैक्सीन को नियामक ने मंजूरी दी है, तब हम ये आकलन कर सकेंगे कि कितनी तेजी से हम वैक्सीन देने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हम सावधानी से काम कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अच्छी तरीके के लोगों को तैनात किया जाए। पहली वैक्सीन को -70 डिग्री सेंटीग्रेड में रखने की जरूरत होती है, इसलिए ये कई चुनौतियों को पेश करता है। दूसरे वैक्सीन के साथ अलग तरह के ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे। जब तक मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी वैक्सीन तैयार हो रही है और उसकी मात्रा कितनी होगी, तब तक आपको कोई तारीख नहीं देना चाहता। हमें सही तरीके और सुरक्षित तरीके से करना होगा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। in the pipeline, and therefore the quantities that we will be receiving.
जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियों का सामना ब्रिटेन में आप लोग कर रहे हैं ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान। दूसरे देश क्या सीख ले सकते हैं ब्रिटेन से, जहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे आने में शुरू होने वाली, उन देशों को क्या मदद मिल सकती है इन चुनौतियों से? Yes, I mean the challenge is to दो तरफा चुनौती है। एक, पहले वैक्सीन की सप्लाई, जिसके लिए कोल्ड चेन सप्लाई और -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोरेज की चुनौती, और फिर वैक्सीन देने के लिए लोगों को तैनात करना। आप कैसे अस्पतालों को इसमें शामिल करेंगे, जैसा कि हमने कल 70 अस्पतालों के साथ किया? कैसे आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं और इसे प्राइमरी केयर नेटवर्क तक और फिर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचा सकते हैं? वैक्सीन देने के लिए लोगों की तैनाती, ट्रेनिंग, तकनीक की चुनौतियां हैं। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे पास एक टीम क्षमता है, इसे पूरा करने के लिए काफी योजना बनाई गई है। in terms of deployment, training, workforce, technology. So there's many challenges. बहुत शुक्रिया नदीम साहब, ये ब्रिटेन के वैक्सीन मिनिस्टर थे जो हमें जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इस वक्त फाइजर वैक्सीन को लेकर है वो यही है कि -70 डिग्री टेम्परेचर में जब उसे रखना पड़ रहा है, वो अपने आप में कहीं चुनौतीपूर्ण है। और भारत जैसे देशों में ऐसी चुनौती थोड़ी ज़्यादा और भारी पड़ सकती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शो के इस हिस्से में हम अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं जो उनके सवालों के जवाब देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर बेला शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर है इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस रिसर्च हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से। डॉक्टर बेला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल दिल्ली से सुप्रीत कौर है, वो पूछेंगी। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत कौर है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, अब काफी देर हो चुकी है और अब वहाँ भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हुए? थैंक यू, आपका बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। मेरा जो पहला रिस्पांस तो यही होता है कि जहां तक हो सके आप मत जाइए। जो काम आप अपने घर पे कर सकते हैं या बाहर जाए बगैर कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे जैसे भी, तो वो आप अवॉइड करिए कि आप यहाँ से कहीं बाहर जाएं। दूसरी चीज ये है कि अगर जरूरी कहीं जाना है, इफ इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, तो बाहर जाते समय अपना मास्क पहन के रखें। आपका नाक और मुंह कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन करें। प्रेफरेबली अपनी गाड़ी में जाएं, जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर करें। अपने पास सैनिटाइजर रखिए। जहां तक हो सके अपने हाथ साबुन से और पानी से धोएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर सैनिटाइज कर लीजिए। बट अगेन आई विल से, जहां तक हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना अवॉइड करिए। बिल्कुल। अगला सवाल नोएडा से पूछेंगे संचित। से बोल रहा हूं और मेरा प्रश्न ये है कि अगर जुकाम के लक्षण हो तो क्या हम RT-PCR टेस्ट कराएं या एंटीजन टेस्ट से काम चल जाएगा? अगर खाली जुकाम के लक्षण हैं तो आजकल के मौसम में जो से हम नॉर्मल कफ एंड कोल्ड कहते हैं या प्लेन वायरल कहते हैं, उसके भी चांसेस हो सकते हैं। सो इमीडिएटली कोविड टेस्ट कराने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। और फर्स्ट 3 to 5 डेज में कोविड जो है वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपकी पॉजिटिव हिस्ट्री है, किसी के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है या आपने कोई ऐसा आपके कांटेक्ट में कोई पॉजिटिव टर्न हुआ है, तो अगर सिम्टम्स हैं कंफर्मेटरी तो RT-PCR ही होता है। बट क्योंकि रैपिड एंटीजन का रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप रैपिड एंटीजन करा लो। अगर वो नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप RT-PCR करा लीजिए। जी,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीला शर्मा आपका, आपने इन तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं दूसरे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी इन सवालों से कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और वो भी तमाम सावधानियों का पालन करेंगे। तो आज के इस शो में इतना ही, लेकिन आप मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ कुछ देर में धोते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता हमें सावधानी ही रखनी है। नमस्कार।